गाजीपुर जिले की युवा मोर्चा की कमेटी की बैठक करने के लिए और उनकी समीक्षा, जो पूर्व में उनको काम दिए गए थे संगठन निर्माण करने के लिए, संगठन दुरुस्त करने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम लोग गाजीपुर आए हुए थे, जिसमें कि आने वाले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च की कार्य योजना बना करके, एक रणनीति बना करके सभी पदाधिकारियों को विभिन्न विधानसभा, विभिन्न ब्लॉकों की और जो जिस तहसील पर, न्याय पंचायत पर काम लेने के लिए, काम करने के लिए चुप हुए हैं, सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले 3 महीने के अंदर गाजीपुर युवा मोर्चा की कमेटी बेहतर करके आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक अच्छा परिणाम, बेहतर परिणाम बना करके गांव स्तर तक, बूथ लेवल तक संगठन को बेहतर करने के लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले 3 महीनों में हम लोग ऐसी काम करेंगे कि पूरे प्रदेश में गाजीपुर जिला 1 नंबर संगठन के मामले में दिखाई दे। इसी कड़ी में सभी कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा हुआ, विमर्श हुआ और उसी में सबको जिम्मेदारी दी गई। हम लोगों ने लंबे समय से पहली बार युवा मोर्चा, जो हमारी विंग है, पहले मेन बॉडी की बैठक होती थी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री रुद्र राजन राजभर जी हैं, ये इनके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनके अध्यक्षों की समीक्षा करने के लिए आज से शुरुआत किया गया है। हम लगातार हर जिले में जाएंगे, युवा मोर्चा की कमेटी की समीक्षा करेंगे और उनको 3 महीने की कार्य योजना देकर के आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। अरुण जी, अगर हम राजनीतिक चर्चा की बात करें तो लगातार अमित शाह को लेकर पूरे देश में जबरदस्त विरोध है, मांग है कि वो इस्तीफा दें। देखिए, जिन लोगों ने अमित शाह के बयान को तोड़ करके पेस्ट किया, उसको कट पेस्ट करके पोस्ट किया, उसको वायरल किया, ये हमेशा से संविधान के दुश्मन रहे। कांग्रेस पार्टी और उनके सभी सहयोगी बाबा साहब के विचारों पर चलना नहीं चाहते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। क्या ये कांग्रेस पार्टी बताएगी कि बाबा साहब को अपने शासनकाल में क्यों उनको 10 साल का इंतजार करना पड़ा भारत रत्न लेने के लिए? बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब ने जब उनके कैबिनेट में, नेहरू जी के कैबिनेट में बाबा साहब को इस्तीफा किसने दिलवाया? तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दलित समाज को, बाबा साहब को दलित समाज से जोड़ दिया। बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के ही मसीहा नहीं थे, भारतवर्ष के, बाबा साहब अंबेडकर भारतवर्ष के नेता थे, भारतवर्ष के लिए काम करते थे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दल हमेशा से बाबा साहब को अपमानित किया, उनके संविधान को कमजोर करने का काम किया और उनको मानने से इनकार किया। आज देश के प्रधानमंत्री जिस गांव से, महाराष्ट्र के जिस मऊ गांव से बाबा साहब आगे बढ़ते हैं, उसी गांव का स्मारक कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में नहीं बना पाई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इनके अथक प्रयासों से जिन जिन जगहों पर बाबा साहब के जुड़ाव थे, जहां उनके बढ़े थे आगे, वहां उन्होंने स्मारक बनाने का काम किया। लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर वोट लेने के लिए ये कांग्रेस, अन्य विपक्षी पार्टी होड़ लगाए हुए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने की बात कोई नहीं कर रहा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बाबा साहब के पहले पन्ने पर संविधान में लिखा गया है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, सबको बराबरी का हक देने का बात जब बाबा साहब ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम वंचित वर्गों को क्यों हक से वंचित रख दिया? क्यों इनको न्याय नहीं दे पाए? क्यों उनको सुरक्षा नहीं दे पाए? उनको भागीदारी नहीं दे पाए? आज देश में रोहिणी कमीशन की गठन कराने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए विरोध क्यों कर रही है? जब बाबा साहब ने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात किया, तो जो छूटे हुए लोग थे उनको अगर देश के प्रधानमंत्री न्याय दिलाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये संविधान में दिए हुए अधिकारों को सिर्फ अपने लूटना चाहते हैं। मैं तो दावा करता हूं, अगर बाबा साहब से कांग्रेस पार्टी को इतना ही प्यार है और उनके विपक्षी दलों को इतना ही प्यार है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसका नाम बदल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि बाबा साहब के असली हमदर्द हैं, बाबा साहब को सम्मान करते हैं और बाबा साहब को आगे ले जाना चाहते हैं और उनके विचारों को जिंदा करना चाहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी
बाबा साहब के नाम पर सिर्फ उनका संविधान जेबा में रख करके उनके विचारों को जेबा में करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जेबा में संविधान नहीं लेकर चलना चाहते हैं, उनको सरमाथे पर लेकर के समाज को न्याय दिलाने का काम करना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश के गरीब आज 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देकर के उनको गरीबी रेखा से निकालने का प्रयास कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी संविधान में गरीबी रेखा खींच करके गरीब को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज आवास देने की बात हो रही है, पेंशन बनाने की बात हो रही है, शौचालय देने की बात हो रही। पहले यही कांग्रेस की सरकार में लोग अंधेरे में रहते थे, आज हम उजाले में आए। आज हम शौचालय, गांव में शौचालय बनाने का काम हुआ, शौचालय में जाने लगे। इन लोगों ने तो लोटा थमा दिया था, इन लोगों ने तो गांव में ऐसी दुर्दशा पैदा कर दिया था कि गरीब आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज हर गरीब को सशक्त करने का काम कोई कर रहा है तो देश की एनडीए सरकार कर रही है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब के लेकर विरोध चल है, तो क्या लग रहा है कि दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने या आकर्षित करने की कवायद है ये? देखिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा इनके हाथ। ये तो 2024 में बहका दिए, झूठ बोल करके, छल करके और नफरत फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। ना तो वोट का अधिकार खत्म हुआ, ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, लेकिन बहका करके कुछ लोगों का वोट जरूर ले लिया। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में जनता नकार करके पुनः 2027 में एनडीए की सरकार मजबूती से बनाएगी और इनके नकारात्मक राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता उनके नकारात्मक जगहों पर पहुंचाने का काम करेगी। अरुण जी, और देखा जा रहा है कि आपके पिताजी जो है वक्फ मंत्री भी हैं और लगातार इन दिनों जो है कब्रिस्तानों में या मुस्लिम इलाकों में ही मंदिरों और देवी देवताओं का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या राजनीति है या कुछ और ही है? देखिए, यह देश हमारे संस्कृति और विरासत और हमारी सभ्यताएं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी विरासत को बनाया, हमारी संस्कृति को जीवित किया। मुगल शासकों ने, औरंगजेब, हुमायूं, तमाम जो हमारे मुगल शासक थे, इन सभी लोगों ने हमारे चीजों को मिटाने का प्रयास किया। अगर इन लोगों ने मिटाया नहीं होता तो आज संभल का नाम पहले संवल था, फिर संभल हुआ। जो जिले के नाम बदले गए, उन जिलों का नाम किसने बदला? उनके नीचे जो इमारतें आज भी दबी हुई चीजें निकल रही हैं, यह प्रमाणित कर रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर टूटा था तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना के ऊपर जब विदेशी आक्रांताओं ने चढ़ाई किया था तो नेपाल के तराई के किनारे से जितने जनपद थे उनको धाराशाही करते हुए जब बनारस की तरफ चढ़ाई हुए थे तो बहराइच के कुटला नदी में इन विदेशी आक्रांताओं को किसी ने मार गिराने का काम किया था तो देश के हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। आज जो भी आज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, तो वहां जाकर संभल में पता करिए कि 60 साल के बुजुर्ग से पूछेंगे कि संभल में जहां विवाद हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है। आज जो पठान बन गए हैं वहां, वो क्यों पठान बन गए, क्यों जाति कन्वर्ट हो गई, कौन इसके जिम्मेदार थे? अगर नेहरू जी ने इसको काम नहीं कर पाए, इंदिरा जी इसका काम नहीं कर पाई, राजीव जी नहीं काम कर पाए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी विरासत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी विरासत और संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं तो किसको तकलीफ हो रही, किस बात की तकलीफ हो रही? ये किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें साथ देनी चाहिए कि आने वाली नस्लों को इस बात का पता चले कि हमारे वीर महापुरुषों ने हमारी विरासत को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया। आज उन जगहों से जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, आप अपने कैमरे में दिखा रहे हैं, चैनल के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सुरंग निकल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तमाम धातुएं मिल रहे हैं। ये कहां से मिल रहे हैं? अगर ये हमारे प्रमाण नहीं होते, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष खुद दिखाई देता। आज हमारे सामने प्रमाण दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और हमारी सरकार सियासत नहीं कर रही है, विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए वहां सर्वे करा करके इस रिपोर्ट को जनता के सामने दे रही है कि जो हमारी विरासत थी आने वाली पीढ़ियों के सामने यह दिखाई दे। ओवैसी साहब सदन में जो है जय फिलिस्तीन का नारा लगाए थे, अब उनको नोटिस जारी हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल ये देश जय फिलिस्तीन से कहने से थोड़ी चलेगा, जय संविधान कहने से चलेगा, जय भारत कहने से चलेगा। ये वही लोग हैं जो मुगल शासकों के विचारधाराओं से ग्रसित होते हैं, देश का अन्न खाते हैं, देश का राशन खाते हैं, देश का पानी पीते हैं और बात कहीं और का करते हैं।
जब इस देश में, भारतवर्ष के बगल में, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इनके जुबान बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पर टेप लग जाता है। जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है वहां वहां इनके जुबान बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ नकारात्मक नफरत की राजनीति करते हैं। ऐसे लोग इस भारत में नोटिस जारी हुआ है पेश होने के लिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ये संसद तक ना पहुंच सके। जो संसद में जाकर के दूसरे देशों की बात करते हो, दूसरे अलग की बात करते हो, वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? अगर वो भारत के नागरिक हैं तो भारत की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, भारत की रक्षा की बात करें, भारत की सुरक्षा की बात करें, भारत को आगे बढ़ाने की बात करें। लेकिन ये भारत को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, ये भारत में नफरत पैदा करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को कानून सजा देगा।